नमस्कार, मैं हूं हरवीर सिंह और रूरल वॉइस के लोकसभा चुनाव कवरेज में आपका स्वागत है। लोकसभा 2024 का चुनाव हो गया है, मतगणना हो गई है, नतीजे हम सबके सामने हैं और 10 साल के बाद व्यावहारिक रूप से एक बार फिर देश में गठबंधन सरकार की वापसी हो रही है, क्योंकि बहुमत से बहुत ज़्यादा सीटें लाने का दावा करने वाली भाजपा को इस चुनाव में बहुमत नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी को 2019 की 303 सीटों के मुकाबले 2024 में 240 सीटों पर संतोष करना पड़ा। ये बात अलग है कि उसके जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है उसके घटक दलों के पास जितनी सीटें हैं उनको मिला करके एक बहुमत का आंकड़ा एनडीए के पास है 293 सीट के साथ, और जो विपक्षी गठबंधन जिसे इंडिया अलायंस कहा गया उसके पास 232 सीटों का आंकड़ा है। तो ऐसे में लगता है कि सरकार जो है काफ़ी हद तक एनडीए गठबंधन की बनेगी, लेकिन ये बात सही है कि 2014 और 2019 में जिस तरह से भाजपा के पास खुद बहुमत से ज़्यादा सीटों का आंकड़ा था, इस बार उसको अपने सहयोगियों के ऊपर निर्भर होना पड़ा है। पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि ये जो चुनाव है उसमें इस तरीके के नतीजे क्यों आए हैं। इसमें कई चीज़ों के लिए सबक है कि एक तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है, जो एनडीए की मुख्य पार्टी है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था, और जो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व ने 400 पार का नारा दिया था एनडीए के लिए और बीजेपी के लिए 300 पार का नारा दिया था, उसको लोगों ने उस तरीके से स्वीकार नहीं किया और इसको लेकर के कई तरीके के सवाल खड़े, जिसकी वजह से 2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की सीटों में 63 सीटों की गिरावट आई। यहाँ और एक महत्वपूर्ण पहलू है कि भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, देश की सबसे ज़्यादा सीटें देने वाले उत्तर प्रदेश में हुआ है, जहाँ पर वो 63 सीटों पर सिमट गई, जबकि जिस पार्टी को पिछले 2 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने हराया, समाजवादी पार्टी को, उसने 37 सीटें जीत करके एक बड़ा अपने लिए उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल जमीन तैयार की है। दूसरे, कांग्रेस को, जिस कांग्रेस मुक्त भारत की बात भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व करता रहा, उसने भी 6 सीटें जीत करके एक दमदार वापसी हिंदी पट्टी में की है। इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, यहाँ पर भी सीटों का बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ है, और जो दूसरा सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो महाराष्ट्र में हुआ है। इसके अलावा सीटें जहाँ घटी है वहाँ पर कर्नाटक भी है, बिहार में सीटें घटी हैं अपेक्षाकृत, जितना पहले दावे किए जा रहे थे उस तरीके की सीटें नहीं आई, और वेस्ट बंगाल में बड़ा उलटफेर हुआ है जहाँ पर ममता बनर्जी ने 29 सीटें जीती हैं और भाजपा को काफ़ी बड़ा नुकसान वहाँ पर हुआ है। तो सवाल है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चमत्कारिक नेतृत्व था, उनका इतना बड़ा चेहरा पूरे देश में पार्टी ने बनाया, उसके बावजूद बीजेपी बहुमत लाने में नाकाम हुई है। इसका मतलब ये है कि लोगों ने बीजेपी को सत्ता सौंपने का एक तरीके से मन नहीं बनाया था। इसमें कहीं ना कहीं जो पार्टी की रणनीति है या जमीन पर जो हकीकत है उसको समझने में पार्टी नाकाम रही है। अगर हम देखें कि अर्थव्यवस्था की बेहतर स्थिति, स्टॉक मार्केट का रिकॉर्ड पर पहुंचना और तमाम सारा जो इन्वेस्टमेंट फैक्टर है उनकी बात करना, बड़े बड़े हाईवेज, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, ये सब बनाए गए, और साथ में राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, भव्य राम मंदिर का, अयोध्या को एक बड़ी एक तरीके से धार्मिक पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया गया, काशी कॉरिडोर बना, बहुत सारे ऐसे कदम हुए। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का फैज़ाबाद में हार जाना, जहां राम मंदिर का निर्माण हुआ है, एक बड़ा संकेत है कि लोग जो है धार्मिक मुद्दों पर वोट करने को तैयार नहीं है। इसके साथ ये चुनाव में कई बार इस तरीके की स्थिति बनी कि जो धार्मिक आधार पर वोटों के बंटवारे की कोशिश हुई उसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया। और इस चुनाव की एक खासियत ये रही कि जिस तरीके के नतीजे उत्तर प्रदेश में हमें दिखे कि जो अल्पसंख्यक हैं उन्होंने एकजुट होकर के एक तरफा वोट किया, जबकि बहुसंख्यकों ने अल्पसंख्यकों के डर से वोट नहीं किया। बीजेपी का एक बड़ा कैंपेन रहा कि जो ओबीसी का हिस्सेदारी है आरक्षण में या दलितों का है
उसको काट करके जो माइनॉरिटी है, जो मुस्लिम्स हैं, उनको दे दिया जाएगा। और ये कोशिश किया, लेकिन ये कैंपेन नहीं चला। इसका मतलब ये है कि आम मतदाता जो उसके जीवन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनके ऊपर वोट करना चाहता था, और भारतीय जनता पार्टी उसको किसी और डायरेक्शन में ले जाना चाह रही थी। इसीलिए उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ। इसके अलावा पंजाब में बीजेपी को कोई भी सीट नहीं आई। वहाँ पर बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से लोगों को ज्वाइन कराया गया, उसका कोई फ़ायदा पार्टी को नहीं मिला। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के जिस हिस्से में शेखावटी और जो आपका जैसलमेर और बाड़मेर का जो इलाका वहाँ पर जो है उसको अगर हम देखें, वहाँ पर जो खेती जातियाँ हैं उन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट वोट किया। यानी कि किसान आंदोलन का जो असर था वो बरकरार रहा। पंजाब में देखें, अब हरियाणा में देखें, इवन पश्चिम यूपी में देखें। पश्चिम यूपी में लोकदल के साथ गठबंधन करने के बावजूद भाजपा मुजफ्फरनगर जैसी महत्वपूर्ण सीट या कैराना जैसी सीट या सहारनपुर की सीट नहीं जीत पाई। तो ये एक बड़ा संकेत है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है वो उतनी बेहतर नहीं है कि जिसको जो वोटर है वो सरकार को उसके लिए वोट के रूप में रिवार्ड करे। और ये बात सही है कि रोज़गार एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव का रहा। भले ही सरकार ये कहती रही कि हम रोज़गार देने वाले पैदा कर रहे हैं, रोज़गार लेने वाले की जगह रोज़गार देने वाला बनी है, और रोज़गार में बहुत बेहतर स्थिति बनी है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोज़गार के अवसर घटे हैं। और फिर से एक बार 45% से ज़्यादा लोग कृषि की तरफ जाने को मजबूर हुए, जबकि कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और अभी भी तमाम सारी FMCG कंपनियां हो या ऑटो कंपनियां हो, वहाँ से साफ संकेत मिलता है कि रूरल डिमांड रिवाइव नहीं हो रही है। इसके साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं उनके लिए एक अट्रैक्शन रहा है हमेशा कि वो सेना में भर्ती हो। लेकिन अग्निवीर योजना जो सरकार लेकर के आई थी, जिसमें कम समय के लिए रोज़गार दिया जाएगा और उसके बाद उसमें से 75% जो भर्ती के लोग होंगे वो उनको छांट दिया जाएगा, इसका एक बड़ा प्रतिकूल असर हुआ है। क्योंकि जो युवा इस तरह की सेनाओं में जाने के लिए जो तैयारी कर रहे थे उनको अपना भविष्य अंधकार में दिखा। तो रोज़गार का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनकर के उभरा। दूसरे धार्मिक आधार पर या एक तरीके से अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के आधार पर चुनाव में वोटों का बंटवारा बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हो पाया। फिर उत्तर प्रदेश में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक PDA का एक जो गठजोड़ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बनाया, उसका उनको फ़ायदा मिला। और उसके चलते 2009 के बाद पहली बार भाजपा का जो नंबर है वो इतना कम आया है। हालांकि बिहार में इस तरीके का आशंका थी कि बहुत ज़्यादा पैमाने पर सीटें घटेंगी, लेकिन वहाँ पर 9 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ। और हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी तेलुगु देशम के साथ और जो उनका जनसेना के साथ आंध्र प्रदेश में गठबंधन था, ज़बरदस्त वापसी चंद्रबाबू नायडू ने वहाँ पर की, और उसके चलते इनके पास सीटों का एक अच्छा खासा चंक NDA में आया। इसी तरीके से बिहार में जो जदयू है उसका प्रदर्शन अच्छा रहा। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा में नवीन पटनायक की पार्टी को एकदम पछाड़ दिया और 21 में से 20 सीटें जीती। और जो बीजू जनता दल है उसको एक भी लोकसभा सीट नहीं मिली। बीजू जनता दल को विधानसभा में हार का सामना करना पड़ा, लोकसभा में कोई सीट नहीं आई, और भाजपा ने एक नई जगह पर मजबूती के साथ अपने पांव जमाए हैं। एक बड़ी बात है, केरल में त्रिशूर सीट को जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने केरल में अपना खाता खोला, लेकिन उसको तमिलनाडु में कोई उस तरह की अपेक्षित सफलता नहीं मिली जितने बड़े दावे किए जा रहे थे। हाँ, कर्नाटक में भी सीटों का नुकसान उसे हुआ है, उतना नुकसान नहीं हुआ जिस तरीके से वहाँ पर जो कांग्रेस की सरकार बनी है उसके चलते अंदेशा था। और जदयू के वहाँ पर जो JDS के साथ उसने गठबंधन बनाया उसका फ़ायदा कुछ हद तक मिला उसको वहाँ पर। बल्कि तेलंगाना में जरूर अपनी सीटों में बढ़ोतरी की, 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर लेकर आई। लेकिन इस सब के बावजूद 240 सीटों तक सिमट जाना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका इस चुनाव में रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया। भाजपा का मैनिफेस्टो जो है वो मोदी की गारंटी के रूप में प्रचारित किया गया।
उनके चेहरे का उपयोग सब जगह किया गया। कैंडिडेट्स की बजाय ये कहा गया कि आप मोदी जी के लिए वोट कर रहे हैं, लेकिन ये भूल पार्टी से हुई कि मतदाता अपने कैंडिडेट को भी परखना चाहता है, इसीलिए उसने कैंडिडेट को हरा दिया वोट जगहों पर। तो कुल मिलाकर के इस चुनाव के कई सारे सबक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए है। जहाँ तक विपक्षी गठबंधन की बात है कि 232 सीटें जीतना एक थोड़ा उतना सटीक गठबंधन भी नहीं था, इंडिया गठबंधन, और बहुत सारी पार्टियां उसमें शामिल है। लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल और राजस्थान, हरियाणा, यहाँ सब जो किया, पंजाब में किया, उसके चलते एक मजबूत विपक्ष की वापसी हुई है। साथ में ये भी है कि जो मुद्दे विपक्ष ने उठाए वो लोगों के बीच में गए, वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, और इसके अलावा जो है जो अग्निवीर का मुद्दा, सेना में भर्ती का जो है उसको उठाया गया, और संविधान बदलने की जो बात थी, क्योंकि कई बार जो भाजपा के उम्मीदवार थे उन्होंने कहा कि 400 सीटें लाएंगे तो उससे संविधान बदलने में आसानी होगी। ये एक बड़ा नेगेटिव काम किया, क्योंकि जो दलित और पिछड़ा वर्ग है उसको लगा कि संविधान बदलकर उनके साथ अन्याय किया जा सकता है। इसलिए ये एक बड़ा इस चुनाव का एक बहुत बड़ा पक्ष रहा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां मायावती दलितों के वोटों की एक बड़ी दावेदार रही है, वोट उनसे छिटक कर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास में गया। तो नए समीकरण इस चुनाव में बने। जो ग्रामीण आबादी है वो अलग गई, और अगर रूरल वोट्स को देखें, जो रूरल सीट्स हैं, उनमें बीजेपी को बड़ा भारी नुकसान इन चुनाव में हुआ। तो एक तो ये लगता है कि जो नैरेटिव देश में मीडिया ने बनाया पार्टी के लिए, जो एग्जिट पोल में जिस तरीके का नैरेटिव बनाया, जमीनी हकीकत उससे अलग थी, और जमीनी मुद्दे लोगों के जहन में थे जिसको आधार बना करके उन्होंने वोट किया। एक और बड़ा बदलाव इस चुनाव ने देखने को दिया है कि आप सिर्फ फ्रीबीज दे करके, लोगों को सुविधाएं दे करके चुनाव नहीं जीत सकते। जो लाभार्थी वर्ग क्रिएट किया गया था उसको एक बहुत बड़ी ताकत बीजेपी की समझा गया, लेकिन उसके बावजूद अब लोगों को उम्मीद है कि उनको अस्थायी रोजगार मिले, उनका जीवन बेहतर हो। सिर्फ उनको 5 किलो राशन फ्री में दे करके या गैस सिलेंडर का कनेक्शन दे करके, इस तरह की चीज़ों से अब लुभाना मुश्किल है। और ये दिल्ली में भी हुआ। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी ने बिजली और पानी फ्री में दिया, उसको यहाँ पर करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। उस तरीके से उसको वोट नहीं मिले, इसलिए दूसरी पार्टियों के लिए भी सबक है ये। और यही नहीं, इवन आंध्र प्रदेश में जो वाईएसआर की जो वहाँ पर जो पार्टी थी जगनमोहन रेड्डी की, वहाँ पर भी बहुत सारी सुविधाएं लोगों को दी गई, लेकिन वहाँ पर लोगों ने वोट चंद्रबाबू नायडू के लिए किया। तो इस चुनाव में बहुत सारे सबक हैं। जो सत्तारूढ़ गठबंधन है, क्योंकि उसको गठबंधन अब कहा जाएगा, पहले एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी डोमिनेटेड सरकार थी, क्योंकि उसके पास अपना बहुमत भी था, इसलिए जो सहयोगी दल थे उनको उस तरीके की तरजीह नहीं दी गई। उसके बाद ये और बड़ा बहुमत 2019 में आया, तो ये पूरी तरीके से भाजपा की बजाय मोदी सरकार उसको बोला गया, और हर कुछ जो है मोदी जी के नाम पे हुआ। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को एनडीए गठबंधन जो है उसके नाम को आगे लेकर के चलना पड़ेगा, चलना पड़ रहा है, और सरकार जो है एनडीए के रूप में बनेगी। लेकिन ये सरकार कोalition सरकार होगी, जिसमें जो नेतृत्व है उसको कहीं ना कहीं जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनको साथ लेकर के चलना पड़ेगा, उनको हिस्सेदारी इस सरकार में देनी पड़ेगी। इसमें इस चुनाव के बहुत सारे अच्छे सबक हैं। साथ में मीडिया के लिए भी सबक है कि जिस तरीके से एक तरफा माहौल रखा गया, वो लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। और जो एग्जिट पोल है उसने जो जिस तरीके के नतीजे दिखाए, उनको इंट्रोस्पेक्शन ही नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको इससे सीख लेकर के शायद थोड़ा छुट्टी पर चला जाना चाहिए, और शायद अगले कुछ चुनावों में अगर एग्जिट पोल ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल में जीत दिखाई गई थी एनडीए की और भाजपा की, उसके चलते सोमवार को जिस तरह से शेयर मार्केट चढ़ा, और उसके बाद नतीजों के दिन मार्केट 4000 पॉइंट से ज़्यादा गिरा, उससे निवेशकों का बड़ा भारी नुकसान भी हुआ है। और ये कहा गया था कि जो एग्जिट पोल है उसको मार्केट ने एंडोर्स किया, लेकिन नतीजे जब आए तब मार्केट ने कुछ और किया। तो ये इस तरीके के लगता है कि जो एग्जिट पोल की जो प्रक्रिया है हमारे देश में अभी उतनी परिपक्व नहीं है, और समझना चाहिए जिस तरीके के जातिगत
और धर्म के आधार पर वोटों का बंटवारा इन पोल्स में बताया जाता है, क्योंकि जिस देश में जाति जनगणना ही नहीं हुई पिछले लंबे अरसे से, प्री इंडिपेंडेंस के टाइम से, वहाँ पर किस तरीके से वोटों का आंकड़ा आता है ये समझ से परे है। तो कई सारे सबक, कई सारे संकेत इन चुनावी नतीजों में छिपे हैं, और बड़ी बात है कि इंडियन डेमोक्रेसी इन चुनाव में मजबूत होकर के उभरी है, और इसमें जो आम जन से जुड़े मुद्दे हैं, जो खेती किसानी से जुड़े मुद्दे हैं, वो उम्मीद है कि अगली सरकार के केंद्र में रहेंगे और उनको प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे जो कृषि पर आधारित लोग हैं, जो ग्रामीण आबादी है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो छोटी इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हैं, उनको शायद तरजीह दी जाए। सिर्फ बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट और बड़ी कंपनियां और जो MNCs हैं, सिर्फ उन पर फोकस ना करके, बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर फोकस ना करके, एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट पर फोकस किया जाए, तो शायद बेहतर होगा देश के लिए भी और लोगों के लिए। आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे। आप रूरल वॉइस इन जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें, विश्लेषण, टेक्नोलॉजी और दूसरी नीतियों से संबंधित जो सूचनाएं हैं उनको जानने के लिए, पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट ruralvoice.in हिंदी में और eng.ruralvoice.in अंग्रेजी में, उसको सब्सक्राइब करें। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम जो रूरल वॉइस इन के नाम से, उनको फॉलो करें। नमस्कार।